Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. तो हम लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी फ्रॉम द क्लास 6 और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे थे दैट वाज आवर NCERT. ठीक है, तो अब हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे और हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर के समवट लास्ट पर हैं. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक विच इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, इस रिस्पेक्टिव टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. फर्दर हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होगा. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से. होपफुली कि आपने मेरे वीडियोस जो प्रीवियस के हैं सारे के सारे वीडियोस आपने वॉच करे होंगे और अगर आपने उनको वॉच आउट नहीं किया है अभी तक सो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन आउट कर दिया है. उसमें सारे वीडियोस अप टू डेट हैं, तो आप उसको जाकर यहाँ पे विजिट कर सकते हो और प्रीवियस वीडियोस को अगर आप प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं यहाँ पे अपने चैप्टर की तरफ. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, ओके. यूनिटी मतलब होता है कि एकता. ठीक है, और डाइवर्सिटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतना समझा है डाइवर्सिटी के बारे में, तो आई होपफुली कि आपको इसका मतलब पता होगा. डाइवर्सिटी मतलब कि अब इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. ठीक है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब कि इंडिया के जो इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स जो इंडियन प्रैक्टिस होते हैं, इतने सारे डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस के पीपल, इतनी सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिटी. राइट, तो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. ठीक है, इंडिया के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है इंडिया की डाइवर्सिटी. इंडिया में कितनी सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का अपनी खुद की ड्रेसिंग की वो होती है और अपने खुद के वैरायटी ऑफ फूड होते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेजेस होती हैं जो वो लोग स्पीक करते हैं. अच्छा, एक फैक्ट आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपको आगे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को मिले, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने को मिलेगा, बट मैं आपको यहीं पे बताती हूँ उस फैक्ट को कि पूरे वर्ल्ड में 8 रिलीजन्स है जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इन टोटल 8 रिलीजन्स है जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं. तो पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी 8 रिलीजन्स हैं वो सारे के सारे रिलीजन्स आपको यहाँ पर इंडिया में मिलते हैं. ठीक है, जितने भी वर्ल्ड के 8 रिलीजन्स हैं सारे के सारे रिलीजन्स इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. ठीक है, 1600 प्लस मदर टंग्स हैं जो कि सारी की सारी इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती हैं. 100 प्लस डांस फॉर्म्स हैं जो कि इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. अब मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है. ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी क्योंकि वहाँ पे मेनली इस चीज़ के बारे में बात हुई है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. बट जब यहाँ पे इंडिया की डाइवर्सिटी की बात आई सो आई थॉट ऑफ लेटिंग यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. ठीक है, तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है हमेशा उसको सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ माना गया है. उसको इंडिया के लिए सबसे बड़ी ताकत इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको माना गया है. When the British ruled India, women and men from different culture, religions and regional backgrounds came together to oppose them. अब जब ब्रिटिश इंडिया को रूल कर रहे थे तब जितने भी मेन थे, जो वुमेन थे, चाहे वो किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हों, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, उनका क्या रिलीजनल बैकग्राउंड था, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. सारे के सारे लोग इकट्ठा होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज करते, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सारे लोग एक साथ खड़े होते थे. अब वहाँ पे कौन सा पर्सन किस रीजन को बिलोंग करता है या कौन सा पर्सन किस रिस्पेक्टिव रिलीजन को बिलोंग करता है या क्या कल्चर है, क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करती थी. बिकॉज दे हैव टू, मतलब उनको यूनाइट होना था, उनको इकट्ठा होना था. और इकट्ठा जब तक वो नहीं होते, वो ब्रिटिश के सामने, ब्रिटिश के अगेंस्ट इकट्ठा खड़े नहीं होते. सो हाउ कम वी कैन वन, राइट. सो इस रीज़न की वजह से जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल करते थे, जितने विमेन मेन सब लोग होते थे, जितने भी कल्चर थे या जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स थे, कोई भी रिलीजनल बैकग्राउंड था, सब लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज करते थे. ठीक है, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, ठीक है, जब आज़ादी के लिए
इंडिया का जो मूवमेंट था उसमें हज़ारों लोग थे और उसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से वो सारे पीपल थे। जब जब यहाँ पे किसी मतलब जैसे कि कोई चीज़ होती है, जब इकट्ठा होना होता है तो उसमें जो भी आपका रिलीजन बैकग्राउंड है ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती है, ठीक है। वहाँ पे फॉर इंडिया ये मैटर करता था कि दे हैव टू, उनको जीतना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो उसके लिए वो कल्चरल बैकग्राउंड्स या रिलीजियस बैकग्राउंड्स या जो भी रिलीजन्स होते थे उन सारी चीज़ों पे इतना मैटर नहीं करता था। तो उस टाइम पे जब भी कोई भी लड़ाई लड़नी होती थी या कोई भी उनको मूवमेंट करना होता था तो सब लोग इकट्ठा होके बिना किसी बैकग्राउंड को चिंता करे वो सब लोग इकट्ठा होके और उस रिस्पेक्टिव मूवमेंट में पार्ट लेते थे। तो सेम यहीं पे यहाँ पर भी हुआ था, जब इंडिया का फ्रीडमेंट आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चला था, जब वो स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे उसमें, और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। वो सब लोग एक साथ काम करते थे। अगर उनको जेल भी जाना पड़ा था तो वो लोग जेल भी इकट्ठा गए थे, वहाँ से वो बाहर भी इकट्ठा आए। तो जितने भी तरीके अप्लाई करते, जितने भी प्लान्स थे या जितने भी तरीके जो भी चीज़ें करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें सब लोग इकट्ठा होकर के करते थे। तो यहीं से एक्चुअली ये टर्म पड़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। जितना डाइवर्स हमारा इंडिया है उसमें जो एकता, जो यूनिटी थी सबके साथ, इसके बारे में यहाँ पर इस रिस्पेक्टिव में पूरी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द British thought that they could divide Indians because they were so different and they continued to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. जब ये सब चीज़ें हो रही थी तब ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि वो इंडियंस को आपस में डिवाइड कर देंगे। कैसे, मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स थे। तो उन्होंने सोचा था कि वो जितने भी रिलीजन्स हैं उनके पीपल को आपस में डिवाइड कर देंगे। कल्चरल बैकग्राउंड्स के जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनको आपस में डिवाइड कर देंगे और वो वापस से ऐसे यहाँ पर इंडियंस पे रूल करेंगे। लेकिन इंडियंस ने यहाँ पे लोगों ने उनको ये दिखाया कि अगर वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं या अगर वो डिफरेंट रिलीजन से हैं तो दैट डजंट मैटर्स। वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा खड़े रहे और वो सब ने इकट्ठा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी कल्चरल बैकग्राउंड से डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स थे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इतना मैटर नहीं कर रही थी, ठीक है। फर्दर आप चैप्टर में आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में चलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट दो चीज़ों में डिवाइड किया गया था पीपल को। बट जिस टाइम पे इंडिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी समय जो लोअर कास्ट के पीपल थे इनको अनटचेबल्स कहा जाता था। वो लोग उस टाइम पे अपनी इक्वालिटी के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स किए थे अपनी इक्वालिटी के लिए और आगे वो लोग उसमें सक्सेस भी उनको मिली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जानने को मिलेंगी कि जो अनटचेबल्स वगैरह थे वो अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपनी इक्वालिटी के लिए मतलब डिफरेंट प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे ताकि उन्हें भी एज अ इक्वल राइट्स मिले जो कि सारे पीपल को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कास्ट था, लोअर कास्ट या अपर कास्ट, उसको मतलब थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश करी जा रही थी। सेम टाइम पे जब इंडिया ब्रिटिशर्स से लड़ाई यहाँ पे हो रही थी उसी सेम टाइम पे ये एक चीज़ भी थी जो कि प्रैक्टिस की जा रही थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पर एक ये सॉन्ग लिखा है जो कि जलियांवाला बाग मैसाकर जो कि अमृतसर में हुआ। द सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाकर इन अमृतसर इन विच a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people killing many and wounding even more। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पर एक सॉन्ग लिखा है ऊपर, ठीक है। ये सॉन्ग एक्चुअली पब्लिश किया गया है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से, IPTA, ठीक है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखी हुई है कि इसको यहाँ से एसोसिएट किया गया है।
वन सेकेंड, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से। फाइन। अब इस रिस्पेक्टिव सॉन्ग में यहाँ पे जो लिखा है, मैं आपको पहले सॉन्ग यहाँ पे जो लिखा है इसको आप लोग यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। द हंटर हैज torn away every single flower, do plant a flower in the desert garden dear friend. Having fallen to bullets we slept in Jallianwala Bagh, do light a lamp on the lonely grave O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today, do soak your robe in the river of blood dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves, do shed a few tears for them O friend. ये रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो सॉन्ग है, ठीक है, ये जलियांवाला बाग जो मसाकर हुआ था उसके बाद ये इस रिस्पेक्टिव सॉन्ग को लिखा गया था, उसके बाद इस सॉन्ग को कंपोज किया गया था, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सॉन्ग पूरा जो है जलियांवाला बाग मसाकर जो हुआ था उसी से इन टोटल रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ लाइन्स ऐसे मेंशन भी है कि हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पूरी पोएम है ये वहीं से रिलेट करती है, जो पूरा सॉन्ग है ये वहीं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद इस सॉन्ग को लिखा गया था। तो जलियांवाला बाग जो मसाकर हुआ था अमृतसर में, उसमें हुआ क्या था, उसमें जो ब्रिटिश जनरल थे उन्होंने फायर ओपन कर दी थी बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी थी। उसमें मेन थे, विमेन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, रिच, पुअर, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा गैदर हुए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये जलियांवाला बाग की पूरी स्टोरी क्या है, क्या चीज़ें कैसे, मैं आपको वो बताती हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो अमृतसर की एक फेमस मंदिर है जो कि स्वर्ण मंदिर, ठीक है, मतलब कि यहाँ गोल्डन टेम्पल। तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर एक्चुअली दूर पे है जलियांवाला बाग, ठीक है, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को एक रॉलेट एक्ट था, ठीक है, एक रॉलेट एक्ट था। इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इकट्ठा फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग फर्दर आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इस रॉलेट एक्ट का एक्चुअली इसका विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ी सी सभा हो रही थी, ठीक है। तो उस दिन क्या था, उस दिन बैसाखी बीती, इसको ध्यान रखिएगा, उसी दिन बैसाखी बीती और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ी सी सभा हो रही थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला लगा करता था, तो जिसमें कि शामिल होने के लिए बहुत सारे हज़ारों लोग आया करते थे उस मेले में शामिल होने के लिए, और उस दिन भी वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे थे। तो उसी समय ब्रिटिश आर्मी के जो ब्रिगेडियर थे, जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, जो थे उन्होंने 19 सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच गए और सैनिकों ने जो पूरा जलियांवाला बाग था उसको पूरा उन्होंने वहाँ से घेर लिया था, मतलब पूरा कवर कर लिया था, मतलब हर साइड से उसको कवर कर लिया था, और बिना उन्होंने कोई अनाउंसमेंट किए या बिना किसी चेतावनी के उन्होंने वहाँ पर गोलियां चलानी चालू कर दी थी। अब जो वहाँ पर जो लोग वहाँ उस मेले को अटेंड करने आए थे, क्योंकि बैसाखी का मेला तो बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर अटेंड करने, ऊपर से वहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी एक सभा हो रही थी, तो उसमें जितने भी लोग थे वहाँ पर उन सब के ऊपर गोलियां चलानी चालू कर दी। लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पूरा का पूरा रास्ता इतना ज़्यादा उन्होंने चारों तरफ से, हर तरफ से पूरा रास्ता उन्होंने बंद कर रखा था, ठीक है। जलियांवाला बाग के चारों तरफ से उन्होंने पूरा घेर रखा था सैनिकों ने, और सारा रास्ता वहाँ से बंद था। तो वहाँ से मतलब ऐसा था कि वहाँ से जल्दी कोई बाहर निकल भी नहीं पाया, और वहाँ पे एक दूसरे की वो लोग लाइफ सेव करने के लिए भी नहीं कर पाए इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके समवॉट अराउंड 10 मिनट्स तक उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ बरसाई थी, ठीक है, बिना रुके उन्होंने अराउंड 10 मिनट्स तक वहाँ पे गोलियाँ चलाई थी। तो इस घटना में ये जो मैसाकर हुआ था इसमें समवॉट 1650 राउंड फायरिंग हुई थी, ठीक है। मैं इसको वापस से बता रही हूँ, इस रिस्पेक्टिव मैसाकर में जो उन्होंने 10 मिनट तक लगातार जो गोलियां चलाई थी उसमें 1650 राउंड्स फायरिंग की गई थी। तो इसमें
मतलब इसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जब तक सोल्जर्स के पास जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हुई तब तक उनके हाथ वहाँ पर, तब तक उन्होंने गोलियां चलाना को बंद नहीं किया। जब उनकी गोलियां ख़त्म हो गई तभी उन्होंने वहाँ पर उस गोलियों को चलाना बंद किया। तो कई लोग जान अपनी, अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा पूरी हलचल हो गई थी तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं बाग में कूद रहे थे, कहीं वहाँ पे कुआं बना था उसमें कूद गए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। तो उस ये जलियांवाला बाग मैसाकर में बहुत सारे लोग इसमें शहीद हो गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा जलियांवाला बाग की ये स्टोरी है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बताया मैंने, जो आपको याद रहा होगा। इसको याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ मैंने पॉइंट्स बहुत इसमें इम्पोर्टेंट बताए थे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से तो ये जलियांवाला बाग मैसाकर पूरा हुआ था। तो यहाँ पर इतने सारे लोग वहाँ पर शहीद हुए थे। तो उसमें मेन थे, विमेन थे, हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम, रिच, पुअर, क्योंकि अब वहाँ पे बैसाखी एक तो चल रही थी, उसका मेला था। सेकेंड, रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ी सी सभा हो रही थी। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो जो ब्रेव पीपल जो वहाँ पे उस मैसाकर में जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए ये सॉन्ग को कंपोज किया गया था और उनकी मेमोरी में इस सॉन्ग को गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के थ्रू ये सॉन्ग कंपोज हुआ था और फिर इसको यहाँ पे गाया जाता है जो लोग वहाँ पर शहीद हुए थे उनकी मेमोरी में, ठीक है। फर्दर, songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder for our country's rich tradition of respect for diversity. अब ये जो सॉन्ग्स हैं, ये जो सिम्बल्स हैं, ये जितने भी सॉन्ग्स और सिम्बल्स वगैरह हैं, तो आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किया था यहाँ के पीपल ने, हमारी कंट्री के जितने लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना स्ट्रगल किया था, तो यार ये जितने भी सॉन्ग्स और सिम्बल्स वगैरह हैं ये सारे उनकी रिस्पेक्ट के लिए, हमारे जो डाइवर्सिटी है उसका जितने रिच ट्रेडिशन है उन सब के लिए ये सॉन्ग्स और सिम्बल्स वगैरह इमर्ज मतलब बनाए गए थे, ठीक है। तो अब क्या आप यहाँ पे एक चीज़ और है, इट वॉज यूज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो हमारा इंडियन फ्लैग है, ये जो सॉन्ग्स हैं, जो सिम्बल्स हैं, ये सारे के सारे ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी और लोग हर जगह इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। अब एक बुक है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग imposed फ्रॉम द आउटसाइड but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की एक बुक है उस बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें उन्होंने ये चीज़ कही थी कि इंडियन यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए नहीं है। ये कोई एक इंडियन यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा डीप है और जब भी मतलब यहाँ पे ज़रूरत होती है तो जितने भी लोग हैं, फिर यहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड्स या आप कौन सा रिलीजन के हो या हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा जो भी चीज़ को करना होता है, जो प्रोटेस्ट करने होते हैं, जिसके भी अगेंस्ट करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं लोग, वहाँ पे एनकरेज इसमें करा जाता है। तो नेहरू जी ने इस पर्टिकुलर फ्रेज को दिया था जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये उन्होंने इंडिया, हमारी जो कंट्री है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये फ्रेज उन्होंने दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ये आप जानते हो, और यूनिटी मतलब कि एकता, ठीक है। तो उन्होंने ये जो यूनिटी डाइवर्सिटी टॉपिक पढ़ा, तो ये एक फ्रेज है जिसको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था और उन्होंने अपनी एक बुक है जो कि है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक में इस चीज़ के बारे में पूरा उन्होंने बात भी करी है।
तो इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया था? इंडिया का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, जो कि एक और एक्सप्रेशन है, जो कि एक और आप ये कह लो कि एक और तरीका है इंडिया को एक्सप्रेस करने का, फॉर यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेहरू जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी टर्म को फ्रेज किया था। ठीक है, अब अगर यूनिटी इन इंडिया की बात करें तो उसके लिए हमारा जो नेशनल एंथम है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको कंपोज किया था, और उन्होंने यूनिटी इन इंडिया, ये हमारे जो नेशनल एंथम है इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमारे पूरा नेशनल एंथम है वो यूनिटी ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वापस से बताती हूँ, जो हमारा नेशनल एंथम है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, ये यूनिटी ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करता है, ये पूरा हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, ग्रेट। सो यहाँ पर ये एक पिक्चर प्रेजेंट है जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, दैट्स सो ऑन टू द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ग्रेट, फाइन। सो होपफुली आपको ये जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई है, लाइक जलियांवाला बाग मैसाकर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इंडियन फ्लैग के बारे में, रादर दैन हमारे नेशनल एंथम के बारे में, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया के बारे में यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस टर्म को क्यों दिया। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, और यहाँ पे हम लोग ने इस फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं, फर्स्ट यूनिट हमारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो सेकेंड जो हमारा एक यूनिट में 2 चैप्टर्स होते हैं, तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है उसमें भी डाइवर्सिटी के बारे में ही बात हुई है। कुछ पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड करे हैं, बट उसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आगे हम लोग फर्दर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ढंग से, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं नोट डाउन करे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।